बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी और मईशत की सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम मामला किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज प्रोग्राम में हमारा मौजू जो है वो पेट्रोल की कीमत है, क्योंकि ये एक इक्तसादी पहलू है, लेकिन इस इक्तसादी पहलू से या इसके जितने भी इकनॉमिक मैटर्स हैं उसका असर डायरेक्टली लोगों पर पड़ रहा है, और इस पर असर पड़ने की जो बड़ी वजह लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे एनालिस्ट समझ रहे हैं, वो सियासी है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें और ये मकबूल जान साहब, कैसर अहमद शेख साहब। हुकूमत ने पेट्रोल के अंदर तकरीबन ₹7.25 इजाफा किया है कल रात, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो लगभग $90 पर बैरल के करीब आ चुकी है। यानी कि जब 125 पर बैरल थी कीमत डॉलर, तो तब कीमत ज़्यादा थी, इजाफा किया गया, और जबकि इसमें कमी खासी ज़्यादा हुई, वाज़ेह हुई, बजाय इसके कि उसको कम किया जाता उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा अपने मेहमानों से, लेकिन उससे कबल मैं चाहता हूँ कि हम पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक ओपिनियन, जो कुछ लोग सोच रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो वो कुछ कह रहे हैं आपके सामने, उसका कुछ एक खुलासा झलक प्ले करें, वो दिखाएँ, और फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इन्ना नहीं गर्ज के पेट्रोल महंगा हो गया, इन्ना दे नाल की बननी है, की इन्ना दे नाल गुजरनी है, इन्ना तो अच्छाई दी उम्मीद नहीं है। ए नून लीग आ जाए, PTI आ जाए, कोई भी ऐसा भी एक ही ने ਜਿਹੜਾ इकतदार ते संभालते ने, इन्हों का मकसद एक होंदा कि बस आके मुल्क नूं लुटना है। पहले ही हालात बड़े ख़राब थे, डॉलर नीचे आ रहा है और ये पेट्रोल जो फिर जा रहे हैं, तो ये तो आवाम बस पता नहीं किस तरह बेचारी गुजारा कर रही है। जो गवर्नमेंट आई है ना, ये गवर्नमेंट आई है आवाम को मारने आई है। ये आवाम उनको वोट कैसे देंगे? इन्होंने आवाम का कहता है दाल रोटी ख़त्म कर दी है। खादार बंदे हैं, हमें तो यही पता था कि रात को कम हो रहा है पेट्रोल, जब सुबह उठे हैं तो फिर 6 रुपये बढ़ा हुआ है। क्या करें, गुजारा तो कर ही रहे हैं। जिस तरह अभी माड़ा बंदा माड़ा ही होता जा रहा है, जो तरा है वो तरे ही जा रहा है। 6 रुपये 29 पैसे महंगा होया। दर्जा 4 ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਬਸ ਔਰ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ 600 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਲੇਕਿਨ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ ਸਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, लिहाजा मेहरबानी करके कुछ छोटे मुलाजमा का सोचा जाए जनाब। साबका हुकूमत ने और ना तो मौजूदा हुकूमत ने आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। आवाम वैसे ही ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का जो है ना शिकार है। आजकल के दौर में महंगाई तो उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है, पेट्रोल बढ़ाने से या घर का चूल्हा जलाने से आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रही। वो पहले वाला कुछ बेहतर कर रही सी। लोगों के आपने ओपिनियन सुने, और डेफिनेटली जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, और बहुत सारा सख्त किस्म का सेंटिमेंट है जो लोगों के इस वक्त सारी सूरत हाल के हवाले से है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ कैसर अहमद शेख साहब से करना चाहूँगा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। सर, ये फरमाइएगा कैसर साहब के जो कुछ है ज़ाहिर है वो हालात आप सबके सामने हैं, लेकिन जो अहम चीज़ या गौरतलब चीज़ है वो मरियम नवाज़ साहिबा का स्टेटमेंट है, जिस पर उन्होंने डिनाई किया इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि जी मैं इसको जो है वो रद्द करती हूँ, तस्लीम नहीं करती। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी खबर आई कि जी उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इस हवाले से एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने ऐसी खबर गर्दिश कर रही थी कि वो मीटिंग छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं चल सकता, वहाँ पे वो जो है मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सबसे पहले तो ये सब क्या है, और दूसरा ये कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा का स्टेटमेंट है और जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा, जैसे कि आप जानते हैं, ख़ुद आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि $120-25 से पेट्रोल कम हो गया, $90 हो गया है। और हमारे डॉलर की प्राइस जो पाकिस्तान रुपए की प्राइस थी तकरीबन $240 हो गया था $1, और आज वो 210-15 रुपए का करीब है उसकी इंटरबैंक। तो पेट्रोल के रेट सब तवक्को कर रहे थे कम होंगे। देखिए, आम आदमी की तनख्वाह तो पाकिस्तान रुपए में है, और ये जो जितनी महंगाई बढ़ रही है, आप जो आपने कहा मरियम नवाज शरीफ साहबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब, सब ने जो सही बात की कि आम आदमी को आप किस कदर तकलीफ देंगे ना। मेरी कई किस्म के बयानात हैं, मैं अक्सर कह रहा हूँ कि जब आप मोटरसाइकिल वाले को अलग रेट लगाएं, बड़ी गाड़ी वाले को जो हैं, बड़े बड़े उनकी गाड़ियाँ हैं, उनको अलग रेट लगाएं, और ये कोई खैर मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है। मैं परसों मैंने अपने चिंजोट में, आप जाके देखिएगा वीडियो, 10,000 से ज़्यादा लोग मेरे डेरे पे योम आज़ादी को इकट्ठे थे, और हमने 1,000 मोटर रिक्शा और 5,000 मोटरसाइकिल वालों को फ्री पहले ये दिया, पहले भी देते, और इस बार और ज़्यादा लोग, क्योंकि गुर्बत है। और ये तमाम जो आए ना, मैंने पूरा दिन ऑब्जर्व किया, यानी
हम सुबह शुरू किया, हमने लोग 6-7 बजे फजर के बाद शुरू हो गए और उसके बाद दूसरे दिन 3 बजे तक हम मुसलसल खड़े हो गए, मैं खड़ा रहा खुद भी और हमारे दोस्त भी, हमने मुसलसल ये जो मैंने आपसे अर्ज किया कि 6,000 5,000 एक दिन और 1,000 रिक्शे वालों को दूसरे दिन 6,000 को फ्री पेट्रोल दिया। और मैंने ये एहसास है कि किस किस्म के मोटरसाइकिल थे। मैं सवाल आपसे ये पूछने लगा था कि आपने शायद उनको फ्री रक्शे दिए हैं, तो मेरा अगला सवाल ये होना था कि इतने रक्शे और इतनी मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि आपने उनको पेट्रोल दिया। लेकिन शेख साहब सवाल आपसे फिर अगर आप लेना नहीं मुझे आप पे बिल्कुल यकीन है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, आपने वो देखी नहीं शायद वीडियो। सर अब सवाल ये है, मेरी अर्ज सुने सर, किलोमीटर तक खाली सर मेरी अर्ज सुनिए, मैं आपकी बात पे यकीन करता हूँ, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि कीमत तो आपने ही बढ़ाई है सर, आप इस पे गिला कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ये भी बता दें, और लोग किससे गिला करें ये भी बता दीजिए। देखिए लोग गिला करें फाइनेंस मिनिस्टर से, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर सर, आपकी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर है। मेरी बात अगर आप सवाल तो कर लिए, सुन भी तो लेना। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मिफ्ता इस्माइल में ना ही सलाहियत है और उसने हमारी जो मुस्लिम लीग का ग्राफ बहुत डाउन कर दिया। मैं खुद कह रहा हूँ, तस्लीम कर रहा हूँ, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा। मैं मिफ्ता इस्माइल के ख़ानदान के बड़ा क्योंकि करीब रहा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब मैं सदर था तो उनके चचा मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। इसके बाद मैंने उनके भाई को, मैं एज अ लीडर इसके बड़े भाई को मैंने टिकट दिया, तो वहाँ भी बिजनेस कम्युनिटी के वो इलेक्शन हार गए। मेरा कहना ये है कि देखिए जब तक आप कौमी असम्बली के मेंबर को, जो कि चुनिंदा होता है, जो कि लोगों को जज्बात को जानता है, हमारे यहाँ ये बात सुनने वाली है, बहुत काबिल गौर है ये बात कि 35 साल में 33 साल फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ वही IMF के और उन बैंकों के आते रहे, सिर्फ 2 साल फाइनेंस मिनिस्टर वजीर ख़जाना कौमी असम्बली से इलेक्ट होके बने। हालांकि आपका जो आइन है वो कहता है क्लियरली कि कौमी असम्बली के मेंबर ये फाइनेंशियल मैटर्स को अप्रूव करेंगे, इसमें सेनेट के मेंबरों का भी वोट नहीं है, लेकिन होता उल्ट है। क्या हम कर रहे हैं, ये खराबी यही वजह की है कि जो लोग आम आदमी की मेंटेलिटी को समझते नहीं। अब मिफ्ता साहब कह रहे हैं जी छोटे दुकानदार जो है, जो जिनकी कमाई कुछ नहीं है, उनको 6-6 हज़ार रुपये बिल लगा दिया उसका टैक्स के सिलसिले में। अब वो रो रहे हैं, अब वो खुद कह रहे हैं हमारे से गलती हो गई। आज ये हालत हो गई कि पेट्रोल के रेट दुनिया में कम हुए, तो मैं तो तनकीद कर रहा हूं अपनी पार्टी की। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो इनकॉम्पिटेंस है सर, उनकी जो इनकॉम्पिटेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस पे आपसे तफसीली गुफ्तगू भी करता हूं। औरिया साहब की तरफ मैं आना चाहता हूं। औरिया साहब सर ये फरमाइएगा, काफ़ी हमारे लिए कन्फ्यूजिंग सिचुएशन होती जा रही है, हमारे नाजरीन को अगर आप थोड़ा सा आसान करके फरमा सकें, ये बता सकें कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उससे नाराज़गी है, नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ हो गए, मरीम साहिबा भी नाराज़ हो गई, और शहबाज साहब की परवाज़ जो है वो जारी है। ये क्या चल रहा है सर, किससे गिला करें लोग? देखिए पाकिस्तान के आइन की किताब खोल ली। पाकिस्तान का आइन कहता है कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कैबिनेट की है, वजीर आजम की भी नहीं। तमाम फैसला जो है कैबिनेट का है। कैबिनेट जो एक फैसला होता है उसको रिस्पांसिबिलिटी वो होती है, कोई इंडिविजुअल वजीर खाजाना का कोई फैसला नहीं होता। अब आते हैं ये फैसले की तरफ। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का वाहिद फैसला है जो अवाम को देख के नहीं बनाया गया, तेल की कंपनियों को देख के बनाया गया है। इससे बुरा फैसला नहीं हो सकता पाकिस्तान की तारीख का। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की, जिसको जो ब्रिटिश ऑयल की रेट है वो 93.8 डॉलर बैरल है, और वो जो वेस्टर्न टेक्सास है वो 87.6 है। इन एवरेज 80 बन जाता है। इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल की कीमतें कम करना चाहते हैं। कंपनियों ने कहा हमने 2 महीने पहले तेल खरीदा था, उस वक्त डॉलर 240 रुपए का था, अब 2014 का हो गया है, हम नहीं बेचेंगे, हम बंद करके चले जाएंगे। ये है फैसले की वजह। इनको 22 करोड़ अवाम की नहीं परवाह, इनको 6 कंपनियों की परवाह है। ये उनका खाते हैं, ये उनका गाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के गले पे छुरी फेरी है, उनको फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा था बंद कर देंगे तेल, हम नहीं बेचते। इन्वेस्टमेंट के तहत जिन्होंने फैसला किया, बातें करते हैं हमारे साथ। दोनों का हमने 240 रुपए पे खरीदा हुआ, डॉलर पे 240 रुपए का डॉलर था, तो हम डॉलर वापस ले लो फिर उसके। ये है असल सिचुएशन। बैंकक्रप्ट हो रही है PSO, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, फलां हो रही है, और ऊपर से बातें करते हैं LC खोलने के काबिल नहीं थे। भाई तुम्हें 4 लोगों ने PSO ने वोट दिए हुए, पाकिस्तान की कौम ने वोट दिए हुए। ये पाकिस्तान में सरमायादारों की मोनोपोली की हुकूमत बनी हुई है। यहाँ पर
और ये लोग पूरी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वरना तेल की कीमत कम हुई थी, भाड़ में जाती कंपनियां। लेकिन सर, लेकिन और ये साहब मेरी सुने, कोई सोचता है उसको, मेरी बात सुने, अब वो इसको कंडेम कर रहे हैं, जिस तरह फरमा रहे हैं शेख साहब भी, मरीम नवाज साहबा का भी ट्वीट आया, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात है कि जी दे आर नॉट हैप्पी विद इट, और वो इसको डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो देयर इज अ डिनायल फ्रॉम देयर पार्टी साइड एज वेल। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन सर? सर ये क्या बात है, मुनाफिकत है ना बुनियादी तौर पे। आप फैसला खत्म करवाओ, आप चूप बोल नहीं सकता आपके सामने कोई, ये कोई डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर? क्या बातें करते हैं? क्या मियां नवाज शरीफ के सामने कोई बोल सकता है पार्टी के अंदर? मैंने 8 साल काम किया है लोगों के साथ वहां एज प्रोविंशियल सेक्रेटरी, इनके फैसले के सामने इनको तो वजीर, इनके जो होते हैं एमपी है, वो तकीर शाह के कमरे में बैठे होते थे, इनसे मुलाकात करने को टाइम नहीं मिलता होता था। ये कहते हैं मैं रोना आता है, हमें बुरा फैसला करता है, पूरी कैबिनेट को उठा के परिवारों पर कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या तो आइन फाड़ के फेंक दो दरिया रावी में और कहो कि आइन में लिखा ही नहीं हुआ है कि कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेला मिफ्ता इस्माइल किधर का गुनाहगार हो गया। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। कैसर साहब, सर ये फरमाइए, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया इनकॉम्पिटेंसी का और आपने नाराज़गी का इजहार किया मिफ्ता साहब की, इज़ नॉट सूटेबल, और आपने खुल के कंडेम किया। अब सवाल ये है कि ज़ाहिर आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, मेंबर हैं पार्टी के, कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं आप लोग, या आपके हम ख्याल लोग अगर आप उसको कंडेम कर रहे हैं, जो कि फ़र्द वाहिद आप जिनकी जानिब इशारा करें, जबकि और ये साहब कह रहे हैं कि फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, काबीना का काम है और इसमें एक नहीं सारे शामिल होते हैं, व्हाट एक्शन यू गाइज आर गोइंग टू टेक, या सिर्फ कंडेमिनेशन पे ही जो है वो गुजारा करेंगे? सबसे पहले जी, क्योंकि औरिया साहब बड़े काबिल आदमी हैं, मैं इनसे ये जिक्र करूंगा, इन्होंने ये तो कह दिया कि कलेक्टिव जिम्मेदारी है, क्या कभी इन्होंने आइन की ये किताब पढ़ी कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ये जो बजट है, वो सिर्फ कौमी असम्बली अप्रूव करती है? कभी इन्होंने इस पर एतराज़ किया कि 33 साल आपका पाकिस्तान हमेशा क्यों बाहर के इदारों की तरफ से आपका फाइनेंस मिनिस्टर बनता है? क्या हमारे पास ये, या तो वज़ीर आज़म भी आप बाहर से लेना शुरू कर दें। बात ये है कि हम तो आइन ये कहता है कि कौमी असम्बली के मेंबर जो है वो अप्रूव करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपका ये जवाब दे दूं कि हमारे यहाँ पार्टी के पिछले 3-4 महीने में कोई मेरे सामने तो ऐसी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग ही नहीं हुई, मीटिंग होती ही नहीं है। तो अब क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसा बंदा कहाँ एतराज़ करेगा जो कि पार्टी का बिजनेस और कॉमर्स विंग का सदर है। मैं अभी भी सदर हूँ, लेकिन मेरे से कोई पूछता नहीं है। बजट पे भी किसी ने एक लफ्ज़ नहीं तो सर आप पार्टी हेड को शिकायत पहुंचाएं, आपने को पहुंचाई है? नहीं पहुंचाई आपने? फाइनेंस, मैं जो नेशनल असेंबली की कमेटी है फाइनेंस की, उसका पिछला चेयरमैन रहा हूँ पहले पिछले टेनोर में, और इस साल फिर मुझे उन्होंने इलेक्ट किया, लेकिन मुझे तो मंजूर नहीं है। मैं तो उसमें क्या करना चाहता हूँ जबकि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हर चीज़ बनाता है, कोई हमारी कौमी असम्बली के मेंबरान की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि वो उससे पूछा जाए बजट के मामलात में। मैं तो आया ही इसीलिए था, जो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, क्योंकि मैं डॉक्टर महबूब हक साहब के साथ मैंने काम किया, और 50 साल पहले मैंने देखा कि चाइना, कोरिया, वियतनाम, ये तरतीब कैसे आगे बढ़ते रहे, और अभी इंडिया और बांग्लादेश, हम तो दुनिया के तमाम ममालिक के पीछे रह गए। इसकी वाहिद वजह यही है कि हमारे यहाँ जो फैसले करते हैं फाइनेंशियल मैटर में, वो इलेक्टेड लोग नहीं करते। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, एक फिक्रा करना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उनका सिर्फ जोर कर्जे लेने पे है। इस वक्त 90% हमारी कौमी आमदनी का कर्जा हो चुका है, वो सिर्फ कर्जे लेने का, डिफॉल्ट बचाने का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम रह गया। मुल्क की इकानमी को फरोग देना, लोगों के हालात को बेहतर करना हमारे यहाँ नहीं है प्रियोरिटी। हमारी प्रियोरिटी सिर्फ ये है कि कैसे 12 मई को, आज से 3 महीने पहले 12 मई को ये खुल के कह दिया था कि हमारा मुल्क वेंटिलेटर, ये तकरीर की है मैंने 25 मिनट कौमी असम्बली में, कि हमारा मुल्क जो है उसकी इकानमी वेंटिलेटर पे है, और उसको सब मिलके बचाओ, आपस में झगड़ा नहीं करो, पहले मुल्क को बचाओ, फिर कहीं इलेक्शन और वो जुलूसों की बातें करें। सर ये तो आपका बड़ा पानी, मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को आके कंडेम कर रहे हैं, और आपने पहले भी कंडेम किया। बहुत सारे लीडरान आपके तो कंडेम कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जी इसके लिए ये रीज़न था या वो रीज़न था। अब सवाल या जो एक एथिकल बाइंडिंग आप पे मैं समझता हूँ आती है, वो ये है कि जब आप एक चीज़ रेस कर रहे हैं, कंसर्न रेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो जाहिर है आपको किसी ना किसी जानिब को कदम तो बढ़ाना है। या तो आपको अपना सोल्यूशन चाहिए, या तो आपको एक अलहदगी चाहिए। आप किस जानिब बढ़ेंगे, क्या करेंगे? आई मीन अगर आप खामोश रहेंगे तो यहाँ पे करोड़ों पाकिस्तानी है जो इसे सफ़र कर रहे हैं सर, एवरी अदर आवर। देखिए, ये सिर्फ ये सफ़र नहीं कर रहे। देखिए, औरिया साहब ने आपके सामने थे, क्या होता रहा PTI के वक्त, उनको भी हफीज़ शेख दोबारा मिले,
और उनको भी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर मिले जो कि बैंकर है, ठीक है, शौकत तरीन मिले। मैं ये कह रहा हूँ, और उनके ज़माने में मैं जो अपनी 12 मई की तकरीर का हवाला दे रहा हूँ ना, उस वक्त तो सिर्फ 15 दिन हुए थे या 20 दिन हुए थे हमें हुकूमत संभाले। तो मैंने कहा कि हमारा मुल्क ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट। हमने ये उन्होंने कोई कमाल नहीं किया पौने 4 साल में, जो इनकम्पिटेंस उन्होंने दिखाई, ये सारा छोड़ के तो वो गए IMF से, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो समझौता किया और उस पर अमल नहीं किया। तो उन्होंने, देखिए हम सब, मैं तो कह रहा हूँ पिछले 30 साल पहले पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान से इंडिया 4 गुना इकानमी थी 1990 में, एग्जैक्ट आप ले लीजिएगा, निकाल लीजिए। आज इंडिया 11 गुना हो गया है। उनके तो फाइनेंस मिनिस्टर उनके इलेक्टेड आते हैं, हमारे यहाँ हमें एक इलेक्टेड आदमी नहीं मिलता जो हमारी इकानमी को संभाल सके। हमने तो ऑर्डर्स मानने हैं, हमने तो IMF के कहने पे ये उन्हीं के बंदों को स्टेट बैंक में भी गवर्नर रखना है और यहाँ भी फाइनेंस मिनिस्टर रखना है। तो हम अगर ये एक्सपर्ट इतने अच्छे होते तो 30 साल में हमारा मुल्क इस नैज पे ना पहुंचता ना। ये तो सिर्फ एक्सपर्ट ही चलाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इलेक्टेड लोगों को छोड़कर जब एक्सपर्ट को लेंगे, हम तो आए इसीलिए थे और दिन रात अपना, मैं बिजनेस छोड़ के अपने होम टाउन में गया और लोगों को, आपको नहीं पता कि किस किस्म का हमें सामना करना पड़ता है जब ये महंगाई होती है और जो हालात होते हैं। इसीलिए मैंने कल, मैं तो रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ ना कि मैंने 5,000 मोटरसाइकिल और 1,000 रिक्शे को फ्री बिल्कुल ठीक है सर, आपने मेंशन किया, बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं स्पीड इसकी ज़रा पेस जो है वो तेज़ रखना चाह रहा हूँ। और यह साहब सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह शेख साहब फरमा रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी ये चीज़ कहते हैं और वो चीज़ हमारे सामने एविडेंट भी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये फैसले सर कौन कर रहा है? बाकी के जो लीडरान हैं, मेंबरान हैं, वो जो है एक्सप्लेनेशंस देते रह जाते हैं और उनको पता ये लगता है वो ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, फैसले कहीं और हो रहे होते हैं। ये फैसले सर कौन करता है? और ये एक्सप्लेनेशंस पे बाकी लोग रह जाते हैं, कुछ दे जाते हैं और कुछ जो है सरेंडर कर देते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स? देखिए, जो कॉम्पिटेंस है ना, सलाहियत, उसका कोई तोड़ नहीं होता। सलाहियत सबसे अहम तरीन चीज़ होती है। मामला ये है कि हमारे साथ सियासतदान, हमने ज़िंदगी गुजारी 32 साल, ब्यूरोक्रेसी की बात की, ब्यूरोक्रेसी सब कुछ करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि 32 साल से मैंने देखा यह है कि सियासतदान हमारे यहाँ आते हैं, वो ना तो अपने उसमें इस्तेदाद में इजाफा करते हैं, ना अपनी सलाहियत में इजाफा करते हैं। 5-5 इलेक्शन लड़के 6-6 दफ़ा वजीर हो जाते हैं, फाइल पढ़नी नहीं आती। हमारे यहाँ जर्नैल आते हैं, कोशिश करते हैं 5-7 साल में जाके कहीं जाकर समझने के करीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं। मसला सारा ये है कि आप पाकिस्तान की तारीख ये है कि हिंदुओं ने एक चाल चली थी कि जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया इंटरिम गवर्नमेंट को, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें कुछ अच्छी वजारत दो, हाँ बेशक आप हमें दिफा दे दो, खारजा दे दो या दाखिला दे दो। तो नेहरू ने कहा खारजा मैं दूंगा और दाखिला जो है, तो उन्होंने कहा मुसलमानों को ना आप फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो। आप हैरान होंगे कि वो 3 होते थे बड़े अफसर उस वक्त, एक थे मलिक गुलाम मोहम्मद, एक थे चौधरी मोहम्मद अली और एक और अमजद अली थे। इन तीनों ने कहा आप ले लो, हम बना देंगे। और लियाकत अली खान का जो पुअर मैन बजट है इस वक्त पूरी दुनिया में एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है। ऐसा था कि थरथली मच गई थी कि ये क्या बजट आ गया है। ये उन्हीं को कायद-ए-आज़म ने फिर गवर्नर बनाया था, मेंबर बना के, और फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था पहला, फिर दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था चौधरी मोहम्मद अली को। फिर जिस दिन हमने अमेरिका के हाथ में अपना आप बेचा है, और बात बिल्कुल ठीक है, फिर यह हुआ कि जिस दिन शुएब को उन्होंने वजीर खजाना भेजा है अमेरिका से, पहले अमजद अली को भेजा है फिर शुएब को, फिर वो अमेरिका उस खजाने के अंदर ऐसा घुसा है, वहां बैठा है कि उसके बाद उससे निकला नहीं है। ये किसने किया है भाई? ये इसलिए हुआ है कि आपने खास तौर पे अपने आप की कॉम्पिटेंस बढ़ाई ही नहीं। आपने ये कहा नहीं कि आई एम द बॉस, आपने उनको बॉस बना दिया। अब देख रहा इमरान खान ने असद कैसर को लगाया, कान पकड़ से निकाल दिया, उसने कहा नहीं फीस चेक को बुलाओ, हमारा अपना बंदा वहां पर होना चाहिए। कभी किसी को अब इवन यहाँ का लोकल भी हो ना, तो मैं तो फाइनेंस में रहा हूँ, फाइनेंस की मिनिस्ट्री के अंदर IMF के बंदे खुद बैठे होते हैं, टेबल पे बैठे होते हैं, पोस्टेड होते हैं, वर्ल्ड बैंक के बंदे बैठे होते हैं, ऑफिस आउटलेट खुली होती है। ये क्या है? आप चले जाए, एशियन बैंक का ऑफिस है ना रेडियो पाकिस्तान के पीछे, उसके बाद आपका उसका वर्ल्ड बैंक का भी दफ्तर है, सारे दफ्तर है, ये सारे के सारे उनकी विंडोज खुली हुई हैं, और आपसे आप जहां उनके साथ बात करते हैं। ये मसला है कॉम्पिटेंस का। आपका मामला ये है कि आपने पॉपुलर तरीन भी हो जाए तो आपने जाहिर आदमी को देना टिकट,
क्योंकि वो गुजर है, वो जाट है, वो फलाना है। हम तो चीखते मर गए कि यार और कुछ नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव शुरू कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स खत्म कर दो। 97 दुनिया के मुल्क है, उन्होंने कहा अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसे रहेंगे हम कभी भी अच्छा बंदा नहीं लेके आ जाएंगे। पार्टी को वोट लो, पार्टी उसमें से अच्छा बंदा अपना वहां लगाए ताकि कॉम्पिटेंस हो। असल मसला यही है, कोई इसमें पाकिस्तान का मामला यह है कि पाकिस्तान में सोच का मसला कोई नहीं है, पाकिस्तान में डंग टपाऊ वाला मसला है। डंग टपाऊ वाला मसला है। आप मेरे साथ रहिएगा। एक बड़ा अहम सवाल है शेख साहब, वो ये है कि आपकी पार्टी ने ये नारा बुलंद किया, आप लोगों ने ये कहा कि इमरान खान से छुटकारा दिलाना है, लोगों की हालत ज़ार बदलनी है, वो आप लोगों ने किया, आईनी तरीके से किया। और उसके बाद आप लोगों ने जो कॉल दी थी जनरल इलेक्शन की, उससे आप लोग इनहराफ कर गए, उससे आप डिसएग्री कर गए और आपने कहा कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। इस वक्त जितने भी मसले हैं जो मेरी समझ या दानिश में हैं, उन तमाम चीज़ों का एंड इस चीज़ पे निकलता है कि जनरल इलेक्शन जल्द अज जल्द कॉल किए जाएँ। जो भी गवर्नमेंट आए सर, वो अपने एक मैंडेट के साथ बैठे ताकि बाकी ममालिक भी उसके साथ ऑपरेट कर सकें। वाई यू गाइज आर डिलेइंग दैट सर? मुर्तज़ा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, औरिया साहब का भी जो बातें की मैं उनको काफ़ी हद तक इंडोर्स करता हूँ। मैं मुर्तज़ा आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, इलेक्शन इमरान खान साहब का डिमांड है। मैं तो उनका कहता हूँ उनको वो छोड़ के चले गए कौमी असम्बली, उनकी तो अच्छी खासे लोग तादाद में उनके साथ थे। अब वो बहरहाल उनका डिसीजन है, क्यों किया मैं तो उसको पॉलिटिकल डिसीजन नहीं मानता, लेकिन इलेक्शन हो ही नहीं सकते फौरी। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान, जरा बड़ा से सुनिएगा, पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पे हमारी इकानमी है। देखिए, अगर आपका खुद हमारा कोई रिलेटिव या कोई ख़ानदान का या कोई जानने वाला बंदा वेंटिलेटर पे हो तो क्या आप छोड़ सकते हैं कि 3 महीने डॉक्टर के बगैर उसको छोड़ दिया जाए? जो इंटरिम हुकूमत है वो कोई इलाज, वो कोई ना IMF से समझौता कर सकती है, ना FATF से कोई उनको एक्सप्लेन कर सकती है और उनको दिखा सकती है। आज अगर आप इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो 3 महीने पाकिस्तान को कौन संभालेगा? हम तो बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट को बचाने के लिए दिन रात तो वो 2 कर रहे हैं ना। लेकिन सर एक दिन तो उतारना पड़ेगा वेंटिलेटर, एक दिन तो स्टेज से गुजरना पड़ेगा ना। नहीं, आज फिर पाकिस्तान को खत्म कर दे पहले और फिर इलेक्शन करा ले। सर ये तो आप जो कहा कि इलेक्शन कोई हल नहीं है। देखिए, मुल्क को बचाना हल है और अब सब वो बात समझ रहे हैं जो हम बार बार कह रहे थे। चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे थे, कई बार बात हुई। कल आज प्रेसिडेंट साहब ने भी, आरिफ अलवी साहब ने भी ये कह दिया ना। बात ये है कि पहले अपने मुल्क को बचा लो, अपने लोगों को बचा लो, उसके बाद जो मर्जी कर लो, इलेक्शन करा लो। आज अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर गए तो खुदा ना खास्ता मीनवाइल इसको कोई संभालेगा नहीं। इस वक्त बैठना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा। हमारा मुल्क बहुत बुरी, देखो हमने इंपोर्ट तो कोई घटा ली, डॉलर का भी रेट कोई वापस गया, लेकिन इंपोर्ट घटने से रेवेन्यू आपका शॉर्ट हो रहा है और आपका जो बजट डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको IMF नए सिरे से नए टारगेट देगी, बार बार आपको नया बजट लाना पड़ेगा और आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला गुर्बत का है, सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है और महंगाई बढ़ जाएगी। इस वक्त 21, 22, 25% इन्फ्लेशन रेट महंगाई का चल रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। 17% बैंक का लोन है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है सर, हालात बहुत अबतर हैं सर, अबतर हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा सा मुख्तसर है सर, आप मेरे साथ रहिए। औरिया साहब, सर ये फरमाइएगा, जिस तरह शेख साहब भी फरमा रहे हैं और एक नैरेटिव जो मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे लीडरान कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, बल्कि कुछ महीनों से दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने इस मुल्क को बचा लिया है इमरान खान की हुकूमत को हटा के। जबकि इससे कबल जो मामला चल रहे थे या उससे पहले जब ये आना चाह रहे थे, हटाना चाह रहे थे, तो ये कह रहे थे हम लोगों की हालत ज़ार बदलेंगे। नाउ दे नीड टाइम। मुझे ये बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मुल्क को बचाया गया या नहीं बचाया गया? और अगर फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो क्या ये वेंटिलेटर से भी हट जाएगा और चीज़ें तबाही की जानिब जाएंगी? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट सर? देखिए, मुल्क को बचाना ना बचाना तो अगला सवाल है। अपनी पार्टी को जरूर तबाह कर लिया उसके लिए तो पूरी जिंदगी का अगला कई सालों का मुस्तकबिल जरूर तबाह किया। ठीक, एक बात। दूसरा यह है कि इमरान खान को उन्होंने दोबारा उसको जिंदा कर दिया। ये 2 काम तो हुए। ये आप इसको बेशक जानबूझ के कहे हुए हैं, गलती से हुए हैं, इस दोनों से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। आप सोच नहीं सकते कि इमरान खान के बारे में खुद उनकी अपने पार्टी के लोग कहा करते थे कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर ऐसे हालात में रहेंगे। 1 साल के अंदर जो उन्होंने असर के वक्त रोजा खोला है, इसकी आप जो भी तोजीह दें, जैसी भी तोजीह दें, मैं आपको बताऊं। अब एक तो आप कहते हैं जी कि सियासतदान नहीं करते, ब्यूरोक्रेट करते हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेट बदल गए? इमरान खान में जमाने में जो ब्यूरोक्रेट थे वही आज हैं, वही आगे भी चलने थे। उन्होंने सब कुछ करना था।
ऊपर तो एक बात आपको सही कहता हूँ, ऊपर एक नुमाइशी की गवर्नमेंट चली आ रही होती है। 6 दफा IMF की डील जो है वो रिवाइज हुई है, 7वीं दफा ये कर रहे हैं। उन 6 दफा में कौन था आपको अंदाजा नहीं होता, पता ही नहीं होता किसी को। हम बजट की किताबें रखा करते थे फाइनेंस के उसके अंदर, अपना असेंबली के अंदर। मैं कसम उठा कहता हूँ कि 90% लोग जो थे उसका वो ना सेबा भी नहीं खोलते थे, ऐसे ही वो ढेर का ढेर उठा के हम वापस रद्दी में जमा करा देते थे। किसी की MP है MNA की हॉस्टल में पड़ी होती थी, किसी के बाथरूम में पड़ी होती थी, ये तो सूरत होती थी। फिर हम कहते हैं कि ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स वो पड़ी नहीं आ रही होती। तो असल मसला ये नहीं है, देखिए कॉम्पिटेंस लोग अपना कारोबार जब आता है, ठीक है, 4 मैनेजर रखे होते हैं, सीखते हैं ना सारा कुछ बैठ के, बिल्कुल आमदन कहाँ से आ रही है, रेट कहाँ से जा रहा है, माल कहाँ से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में गंदम का क्या रेट है, फलानी जगह क्या रेट है, सब सीखते हैं। मुल्क के लिए कोई नहीं सीखता, ये बड़ा मसला है। अनपढ़ होते हैं ये जूरिया बाजार में बैठे हुए के लोग, बैठा हुआ बेचारा सेठ जाए, उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन उसको पूरा कारोबारी दुनिया का पता होता है, लैंडस्केप का पता होता है, कारोबार का पता होता है। ये है असल इशू। बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि आप जो मर्जी कर लें इस मुल्क के अंदर, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जितना भी रेगुलरली आप इसको बचा नहीं पाते। मैं आपको सही कहता हूँ। अब मैं आपको था, अकबर मुफ्ती साहब हमारा वजीर आला था, मैं वहां पर था, उसको कुछ लोगों से नाराजगी हो गई, धांधली के इल्जाम लगे थे, उसने 26 जिलों में से ना 24 के DC तब्दील कर दिया, DC नहीं लगाए। 1 महीना गुजर गया, तो हंसता होता था, कहता अच्छा सुबह चल रहा है, ज्यादा अमन से चल रहा है। तो ये आप मुझे ये बताइए, मैं कई दफा कहता हूं इनको, मैंने कहा आप ये बताएं, सेक्रेटरी जो है ही इज द चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर वही है। वजह क्यों है? जाहिर बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी नहीं है। आप अपने आप एक कानून पास करें ना, ले लें सारा कुछ अपने पास और काम करें। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली सबको काम करना होगा, सबको काम करना होगा, फेयर प्ले करना होगा, आगे आना होगा। मुझे बहुत शुक्रिया जी, वक्त की कुछ कमी है, एक ब्रेक उसकी जाने बढ़ना होगा। मैं ज्वाइन किया था और ये मकबूल जान साहब ने, कैसर अहमद शेख साहब ने नून लीग से ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक जाने बढ़ेंगे, वापस आएंगे और उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक सलीम से गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि जब ये सारी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स बातचीत हुई, अब भी आप इसके हवाले से मैं चाहता हूँ अपना ओपिनियन दीजिए। और सवाल वही है और पेट्रोल की प्राइस के हवाले से है, कीमतें कम करने का मौका था। इंटरनेशनल मार्केट में आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल बहुत निचली सतह पर आया, 6 महीने की कम तरीन सतह पर आ चुका है, हमने कीमतें बढ़ा दी, वाई? जी, 2 हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद हम आपके सवाल के जवाब ढूंढने के लिए क़यास सराही कर सकते हैं। पहली हकीकत ये है कि पाकिस्तानी रुपया जो है पिछले 15 दिनों में जो 240 रुपए का डॉलर था वो 210 रुपए पे आ गया है। इसका मतलब है कि तकरीबन 30 रुपए मजबूत हुआ है डॉलर के सामने, और उसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए थी, वो बढ़नी नहीं चाहिए। अब दूसरी हकीकत यह है कि पिछले 15 दिनों में आलमी मंडियों में जो क्रूड ऑयल की, खाम तेल की जो कीमत है वो नीचे आई है। कोई 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले $100 की थी, अब वो कोई तकरीबन $93 का बैरल है। तो उसके नतीजे में भी पाकिस्तान के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होनी चाहिए थी, अब बढ़नी नहीं चाहिए। अब हमने सुना कि बजाय कीमत कम होने के वो बढ़ गई है। इसके ऊपर क्या सराही की जा सकती है, असल क्या बात है वो मेरे इल्म में नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हुकूमती इदारे की कोई गलती है, या तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने महंगा तेल खरीदा हुआ था और वो महंगा तेल जो है उसकी गलती की उस खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है, या कहीं ओगरा से कहीं गलती हुई है, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से कहीं गलती हुई है। एक तारीख ये रही है कि चाहे वो
पीडीएम की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान के अंदर फौरन कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और जब आलमी मंडियों में कीमत गिरती है तो हमें फिर कहानियां सुनाई जाती हैं, बताया ये जाता है कि ये 90 दिन लगते हैं, कि ये 15 दिन लगते हैं, ये तेल पुराना खरीदा हुआ होता है और आपको मुस्तकिल के अंदर रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन अभी कीमतें कम नहीं की जा सकती। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक चीज़ फरमाइएगा, देखें मिफ्ता साहब ने कहा था, जो हमारे मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, उन्होंने कहा था कि जी मैं अब तेल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, यानी कि पेट्रोल की जो प्राइस है अब वो नहीं बढ़ेगी, ये उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब जब ये बढ़ गई तो वो उसकी तावील ये पेश कर रहे हैं कि हमने मज़ीद टैक्स जो है या लेवी जो है वो आयद नहीं की, बल्कि पेट्रोल पर टैक्स लगाने और जो कीमत बढ़ाने हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। यानी कि वो कहते हैं कीमत नहीं बढ़ाई हमने, हाँ अलबत्ता लेवी और जो टैक्स है उसको जो है इंक्रीज़ हम नहीं कर रहे। सो सवाल मेरा आपसे ये है कि टैक्स और लेवी जो है इसके ऊपर आप बढ़ा देते हैं या इसको रोक लेते हैं, और दूसरी जानिब आप टैक्स को जो है इंक्रीज़ कर देते हैं, व्हाट इज़ द बैलेंस बिटवीन बोथ? जी मेरा ख्याल है कि ये मिफ्ता साहब जो हैं ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो चीज़ है कि अगर आलमी मंडी में कीमत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, और उसी तनासब से पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है, और दूसरा एलिमेंट ये है कि अगर आलमी मंडियों में कीमत गिर भी जाए और पाकिस्तान के अंदर मजीद इजाफी टैक्स लगा दिया जाए तो फिर पाकिस्तान में तेल की कीमत नहीं कम की जा सकेगी, बेशक के आलमी मंडियों में कीमत गिरी हो। तो यहाँ पे ये बात दुरुस्त कही जा रही है कि इजाफी टैक्स हुकूमत नहीं लगा रही। जो पता ये चला है कि जो डीलर्स का मार्जिन है वो ज़रूर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने किसी किस्म का नया टैक्स नहीं लगाया। दोबारा से क्यासराई यही हो रही है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने महंगा रुपया जो है डॉलर के सामने खरीदा था, शायद 240 रुपए पे खरीदा था, और महंगा तेल खरीदा था, जबकि आलमी मंडियां जो हैं वो $100 के करीब चल रही थी। तो उसके दोनों के नतीजे में अब जो है वो महंगा तेल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल जो है वो पाकिस्तानी अवाम को उसका खमियाजा आप समझ लीजिए भुगतना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही ये भी कहना मुनासिब होगा कि अगर रुपया मजबूत इतनी तेजी से हुआ है और आलमी मंडियों में तेल खाम तेल की कीमत गिरी है, तो 15 दिन के बाद मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास एक सुनहरी मौका होगा कि पाकिस्तानी अवाम को एक खातिर खा किस्म का जो है रिलीफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों की कीमत में दिया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब जो आपने आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत का जिक्र किया, अगर हम 93 के करीब डॉलर पर बैरल आपने बताया, अगर उसको सामने रखें तो पाकिस्तानी रुपए में क्या कीमत बनती है उसकी, किस हिसाब, उस हिसाब से क्या कीमत होनी चाहिए थी अभी? देखिए इस वक्त कोई 93-94 डॉलर का जो बैरल है तेल का वो बिक रहा है। हमें बताया ये जाता है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो तेल खरीदता है उस पर वो कुछ प्रीमियम उसको देना पड़ता है। तारीखी तौर पे मैंने ये देखा है कि आलमी मंडियों के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर 10 से 15% जो तेल है, तेल की कीमत है वो ज़्यादा होती है। कोई भी हुकूमत जो है पिछले कई सालों में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं होती, और ना ही जिसको हम कहते हैं कि डी रेगुलेशन की पॉलिसी। दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं उनको डी रेगुलेट किया जा चुका है, और सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी खुद से तेल इंपोर्ट करती हैं, और पेट्रोल पंप के ऊपर उनकी अपनी अलग से कीमत होती है। अमेरिका में भी यही हाल है, बरतानिया में कुछ ऐसा ही हाल है। पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो इस मार्केट को रेगुलेट करती है। सारे पेट्रोल पंप्स में आपने देखा है कि कराची से लेके गिलगित तक जो है वो एक ही कीमत दिखाई जाती है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों को डी रेगुलेट किया जाए, ताकि पाकिस्तानी अवाम को उसके नतीजे में कोई फ़ायदा पहुँच सके। और एक बड़ी जो सक्सेसफुल एग्जांपल है डी रेगुलेशन की वो हमारे सामने है, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पाकिस्तान के अंदर जब उसको डी रेगुलेट किया गया था, तो आपको याद है कि एक ज़माने में टेलीफोन लाइन लेना एक बहुत बड़ा मार्का होता था, कई महीने लग जाते थे, सब लोग सिफारिशें ढूंढा करते थे। हुकूमत अपने MNS को 2-2 लाइनें टेलीफोन की देने की इजाज़त दिया करती थी। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में जो हमारा सेल्यूलर टाइम है वो मैं समझता हूँ कि दुनिया का
उसमें लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे सस्ता तरीन जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, वो जो हमारा मोबाइल टाइम है, जो हमारा सेलुलर टाइम है, वो इस वक्त पाकिस्तान में सस्ता तरीन है। और उसकी वजह यही है कि हुकूमत ने अपने आप को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से निकाल लिया है और कंपटीशन उसमें पैदा कर दिया है। इसी तरह तेल के सेक्टर में हुकूमत की मुदाखलत में समझता हूँ हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए और सेक्टर को डीरेगुलेट कर देना चाहिए, ताकि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को उस डीरेगुलेशन का फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फ़र्रुख सलीम। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त आज ख़त्म हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।